नमस्कार मित्रों, मैं विकास सिंह दे आईएएस पीएससी भोपाल से। और आज जो चर्चा का जो प्रमुख विषय है वो जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आपकी व्यक्तिगत विवरण पत्रक जो नया प्रस्तुत किया है उसके भरने के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझसे अनुरोध किया गया कि सर उसमें क्या भरना है, कैसे भरना है, कृपया बता दें। क्योंकि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके की बातें कर रहा है जिससे कंफ्यूजन बहुत है कि इसमें क्या भरा जाए। पहली चीज तो नया जो आपका व्यक्तिगत विवरण पत्रक है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो साक्षात्कार के वास्तविक पक्षों को प्रस्तुत कर रहा है। जैसा कि मैं पहले भी आप सभी से कहता रहा हूं कि साक्षात्कार व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहा है, आपके नॉलेज का परीक्षण नहीं कर रहा है। नया व्यक्तिगत विवरण उसको पूरी तरह से चरितार्थ करता है, जहां आपकी पूरी लाइफ जर्नी का तो इवैल्यूएशन कर रहा है। प्रशासन में आने के उद्देश्यों को भी आपसे पूछा जा रहा है 50 शब्दों के अंतर। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपका एक मार्गदर्शन कर देता हूं उस 23 और 24 एमपीपीएससी के बच्चे जो साक्षात्कार दे रहे हैं उनके लिए, कि वो अपना नया विवरण पत्रक भरे तो उसमें किन बातों का ध्यान रखें। मैं प्रयास करूंगा कि आपको वह स्पष्टीकरण हो जाए कि इसके माध्यम से क्या देना है। पीएससी के इस प्रक्रम में लगातार आक्षेपित किया जाता रहा कि पीएससी में जो जाति आधारित, धर्म आधारित पक्ष है, क्षेत्र आधारित भावनाएं हैं, तो नए जो आपका व्यक्तिगत विवरणों का पत्र है उसने वो सारी पक्ष को खंडित किया है। ये सबसे अच्छी चीज है। अब विद्यार्थी का चयन जो किया जा रहा है वो उसकी मेरिट पर किया जा रहा है, उससे कोई भावनात्मक संबंध क्षेत्र, जाति, धर्म आधारित पक्षों से नहीं है। पीएससी ने इस फॉर्म के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। 1 to 1 चलेंगे। सबसे पहले अगर हम पहले क्रमांक की बात करें जिसमें आपका कार्यालय उपयोग है, उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। दूसरे में आपको नाम लिखने का अनुरोध किया गया है और कहा गया है बिना मध्य व उपनाम के। तो आपको जो प्रस्तुत करना है उसमें आपको केवल अपना नाम लिखना है, ना सरनेम लिखना है, ना बीच का मध्य नेम लिखना है। जैसे मेरा नाम विकास सिंह है तो मुझे अगर उसमें लिखना है तो मैं केवल विकास लिखूंगा अंग्रेजी और हिंदी में, आपको अपना सरनेम नहीं लगाना है। फिर तीसरा पॉइंट जो है वो निवास स्थान की बात कर रहा है, जहां साफ साफ लिखा है केवल शहर का नाम। अब इसमें समझने की जरूरत है और उसमें एक निर्देश ये है जहां 3 वर्ष से अधिक समय आपने निवास किया है। विद्यार्थी का एक स्थान होता है जो उसका मूल निवास स्थान होता है, जहां वो जन्म लेता है, जहां उसकी शाखाएं रूट विद्यमान होती हैं। और दूसरा पक्ष होता है जहां विद्यार्थी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी दूसरे स्थान पर गया होता है। तो यहां पर पहली चीज गांव का विवरण नहीं देना है, तहसील का विवरण नहीं देना है। आपको फोकस होकर के बताना है उस जगह पर कि आप किस शहर के हैं, मतलब आपको जिले का नाम लिखना है केवल। जब आप अपने मूल जिले का नाम लिख रहे हैं जिससे आप संबंधित है, तो जिले का नाम लिखने के साथ साथ उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए मूल निवास स्थान, ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट हो जाए। और दूसरा स्थान अगर आप कोई लिख रहे हैं, तीसरा स्थान कोई लिख रहे हैं, तो जिस उद्देश्य से आप उस स्थान पर गए हैं उसका विवरण कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप सागर से संबंधित रहे हैं और आपने इंदौर में जाकर के या भोपाल में रह करके पढ़ाई की है, इंदौर में जाकर के आपने रोजगार अर्जित किया है, तो भोपाल से पढ़ाई की है तो वहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिए शिक्षा हेतु। इंदौर में अगर आपने रोजगार किया है तो वहां ब्रैकेट में लिख लीजिए रोजगार हेतु, ताकि एग्जामिनर को यह स्पष्ट हो जाए कि ये स्थान आपसे किस तरीके से जुड़े हैं। फिर उस तरीके से वो आपसे प्रश्न पूछे, क्योंकि मूल निवास स्थान से आपसे जो प्रश्नों की प्रवृत्तियां हैं वो काफी ज्यादा बनती हैं, ज्यादा इस सेंस में बनती हैं कि वहां पर इसकी संभावनाएं रहती हैं कि आपका मूल निवास है, इसके बारे में आपको छोटी बड़ी सारी जानकारी हो। लेकिन शिक्षा के लिए जिस स्थान पर आप रहे हैं, रोजगार के लिए जिस स्थान पर रहे हैं, उस जगह की उतनी जानकारी हो यह आवश्यक नहीं है। तो स्थान में इस बात का ध्यान रखना है। शैक्षणिक पक्ष में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसको आपको उसी तरीके से प्रस्तुत करना है। जहां डिग्री के साथ आपको परसेंटेज आदि की बात की गई है, ये एज इट इज है।
विषयगत जब बात की जाए तो याद रखिए विषय पूरे लिखिए आप। 10th और 12th के विषय पूरे लिखिए। ग्रेजुएशन में अगर बीए किया है तो बीए के 3 विषय लिखिए। इंजीनियरिंग किया है तो उसे अभियांत्रिकी लिख दीजिए। अगर आपने कॉमर्स से अध्ययन किया है तो वहां कॉमर्स लिख दीजिए। इस तरीके से एमए जब आपने किया है तो जिस विषय में किया है केवल उसका नाम लिखिए, पेपर का नाम मत लिखिए। इसका यहाँ पर ध्यान रखना है। अब जो बड़ी चुनौती वाले विषय हैं उन पर आ जाते हैं। प्रश्न है 5वें कॉलम में पाठ्येतर गतिविधियां, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड। उन्होंने ये तो आपको एक हिंट किया है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो होती हैं जो करिकुलम आपके शिक्षा का है उसके अतिरिक्त आपको कराया जाता है, जो आपके व्यक्तित्व के विकास में, समग्र व्यक्तित्व के विकास में कौशल लाने के लिए, आपको नई चीजों को सीखने, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करने के लिए, आपको समाज से जोड़ने के लिए जो कार्य स्कूलों में, महाविद्यालयों में आपको पाठ्यक्रम के अतिरिक्त कराए जाते हैं। यहां याद रखिए इसके अंतर्गत एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड के अलावा आपने अपने स्कूल के दौरान किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया हो, आपने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया हो, किसी खेल गतिविधि में आपने पार्टिसिपेट किया हो, ऐसे पक्ष जो हैं वो इसमें आपको मेंशन करने हैं। वो स्कूल के स्तर पर भी हो और महाविद्यालय के स्तर पर हो, वो सब आप डाल सकते हैं। सर्टिफिकेट हो बहुत अच्छा है, सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप लिखेंगे यही, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि तीसरी, चौथी, 5वीं में आपने कोई उपलब्धि हासिल की है, कोई सम्मान हासिल किया है और अपने संरक्षण के प्रक्रम में वो डॉक्यूमेंट खो गया है, तब भी आप यहाँ पर उसी पक्ष को समायोजित कीजिए। अब हम आ जाते हैं विशेष योग्यता, जो कॉलम 6 है उसमें शामिल किया गया है विशेष योग्यता, कार्य अनुभव, शोध का अनुभव, विशेष उपलब्धि। इसे आपको संक्षिप्त में लिखना है। अब लोग सोचते हैं इसमें क्या लिख दिया जाए। याद रखिए अगर आप नेट, सेट जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई किए हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा। छात्रवृत्ति अगर कोई आपको मिली है तो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। आपने कोई इंटर्नशिप की है तो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। किसी प्राइवेट रोजगार में आप शामिल रहे हैं तो भी यहाँ पर लिखिए। कहीं पर आप वॉलेंटियर फॉर्म में कार्य किए हैं वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये सारे पक्ष यहाँ पर लिखे जाएंगे। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने देखा है, इतने सारे विद्यार्थी मेरे साक्षात्कार दे रहे हैं तो मुझे पता है कि कई जगहों पर यहाँ पर जो है एनजीओ में कार्य भागीदारी आदि की बात दिखाई जा रही है। बचिए उससे, कोशिश कीजिए कि उन पक्षों की तरफ मत जाइए, क्योंकि बहुत सारा बच्चा एनजीओ से अपने आप को जोड़ रहा है। अगर आपने अपनी इंजीनियरिंग के दौरान कोई प्रोजेक्ट बनाया है, किसी जगह पर नेतृत्व करने का अवसर मिला है, कोई सेमिनार में पार्टिसिपेट किया है, कोई पेपर पब्लिश किया है, ऐसी चीजें आपके कौशल को स्थापित कर रही हैं, वहां पर आपके अनुभव को कहीं ना कहीं योगदान परक बना रही हैं, तो इसको आपको यहाँ पर लिखना चाहिए। उन बातों से थोड़ा बचने की जरूरत है, क्योंकि वहां बैठा हुआ व्यक्ति इतना अनुभवी है कि वो आपके ऐसे पक्षों से बड़ी अच्छी तरीके से अवगत है और वहां पर आपके लिए वो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके बाद आपके सेवारत अनुभव की, इवन आप अगर आपने पुराना कोई पूर्व में रोजगार किया है, कोई प्रशिक्षण लिया है, तो भी आपके इस 6ठे कॉलम में आ सकता है। इस बात का ध्यान में रखिए। सेवारत या कार्य अनुभव की बात की जाए तो आप जहां पर सेवारत है या कोई कार्य आपका अनुभवपूर्ण है तो अब यहां पर आप इसे लिख सकते हैं। याद रखिएगा इसमें आपको केवल कब से कब तक रहे हैं, किस पद पर रहे, किस कंपनी प्रतिष्ठान में हैं, मतलब पूर्व रोजगार का भी आप इसमें विवरण दे सकते हैं अगर आप 6ठे कॉलम में नहीं मेंशन करना चाहते हैं। और यहाँ याद रखिएगा कि कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखिएगा, बहुत संगठित शब्दों में लिखिएगा, बहुत संक्षिप्त में उसका प्रस्तुतिकरण कीजिएगा कि इस जगह से जो प्रश्न की प्रवृत्ति बनेगी वो आपके कर्तव्यों से आएगी, तो उसको बहुत सोच समझ के लिखने की जरूरत है। 8वां कॉलम जो है उसमें रुचि और अभिरुचि का कॉलम है। अभी तक देखिए उन्होंने रुचि / अभिरुचि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग अभिरुचि, केवल अभी तक हम आपसे हमेशा कहते थे कि 2 अभिरुचियों का चयन कीजिए, एक का दृष्टिकोण शारीरिक मानसिक हो, एक का दृष्टिकोण कौशल आधारित हो।
ऐसे पक्ष में आप 2 अभिरुचियों का चयन कीजिए और एक को आप अभिरुचि बनाइए जिसके लिए आप अतिरिक्त समय दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो योग और ध्यान आपकी अभिरुचि का पार्ट हो सकता है। पारंपरिक कोई आप लोकगीत गाते हैं या आपके द्वारा खाना बनाना पसंद है तो वो पार्ट ऑफ रुचि हो सकती है। तो अभिरुचि लिखिए, डैश दे करके आप उसमें योग करना या ध्यान करना लिख लीजिए और अभिरुचि के साथ, और दूसरा आप डैश करके आप वहां पर कॉमा दे करके रुचि लिखिए और फिर स्लैश दे करके डैश दे करके आप वहां पर अपनी रुचि का विषय लिख दीजिए जिसको आप समय समय पर कभी कभार करते हैं। जैसे खाना बनाना हो गया, आपका पारंपरिक लोक गायन हो गया, कोई स्केचिंग कर रहे हैं तो भी उसमें रुचि के अंतर्गत आप इसे मेंशन कर सकते हैं। चयन में सहायक जानकारी, ये एक ऐसा पक्ष है जिसको लेकर के विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। चयन में जब सहायक जानकारी की बात की जाती है तो वहां पर बच्चा बेसिकली अपने व्यक्तिगत गुणों को प्रस्तुत कर रहा है जो बहुत उचित नहीं है। आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, आप अनुशासित हैं, आपकी समानुभूति है पीड़ित वर्ग के लिए, आप समय पाबंद हैं, नई चीजों को सीखने के लिए तत्पर हैं, ये आपके व्यक्तिगत गुण हैं जिसको अगर सिद्ध करने की बात की जाए तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है, मैंने अपने सारे बच्चों को उसी तरीके से लिखाया भी है यहाँ पर, कि इसके अंतर्गत आप अपनी कोई उपलब्धि लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपका मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का दूसरा साक्षात्कार है तो यहाँ पर लिखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा साक्षात्कार द्वितीय प्रयास, जो दिखाता है आपके समर्पण को, आपकी निरंतरता को, आपके सुधार के प्रक्रम को दिखाता है। और यहाँ पर लोक सेवा के प्रति समर्पण जैसे पक्ष को भी आप लिख सकते हैं कि लोक सेवा के प्रति आप समर्पित हैं इस दिशा में। ऐसे पक्षों को लिखने की जरूरत है। वो सारी चीजें लिखने से थोड़ा सा बचिए, ये मैं आप लोगों को निर्देश देना चाहूंगा। और सबसे अंतिम और 10वां कॉलम जो है, शासकीय सेवा में नियोजित होने का उद्देश्य 50 शब्दों में। अब नियोजित होने का उद्देश्य बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से है, हम सेवा देना चाहते हैं, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। इस तरीके के पक्ष को मत लेकर के आइए, इसको नियोजित कीजिए, संक्षिप्त कीजिए। जैसे आप उस कर्तव्य की बात कीजिए जो यहाँ पर दी जा रही है। जैसे अगर हम बात करें तो लोक सेवा में विविधतापूर्ण कार्य हैं, चुनौतीपूर्ण दायित्व दिए गए हैं, उन दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उचित अधिकारिता का समन्वय किया गया है। जन सामान्य के सेवा के साथ साथ आपको यह राज्य, समाज और पीड़ित वंचित वर्ग को सेवा देने का अवसर भी प्रदान कर रहा है, क्योंकि देश का सबसे बड़ा जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है वो प्रशासन ही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके माध्यम से आपका जो कौशल है वो समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। लोक सेवा के प्रति समर्पण आपका प्रस्तुत हो रहा है, इसके माध्यम से आपके अनुभव को वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे आप राज्य समाज को योगदान प्रदान कर रहा है। और एट द एंड आप इसमें लिखिए कि आपके जीवन में स्थिरता का भी सृजन हो रहा है। अब बहुत सारे लोग इसको, स्थिरता को समझ नहीं पाते हैं। स्थिरता का आधार जो है वो सामाजिक स्थिरता भी है। अभी तक आपका जो सामाजिक पहचान है आपके पिता, आपके भाई, आपके किसी रिश्तेदार से हो सकती है, लेकिन जब आप पद से आबद्ध होते हैं तो आपकी एक पद आधारित पहचान बनती है। आपके जीवन में स्थिरता का मतलब आपके दायित्वों का निर्धारण हो रहा है, एक निश्चित दायित्व से आप समाज में अपना योगदान दे रहे हैं। आपकी इस सेवा के माध्यम से एक मानदेय प्राप्त हो रहा है जिससे आप अपने जीवन में गुणवत्तापूर्ण जीवन की स्थापना कर रहे हैं। अर्थात एक जो जीवन है जिसमें एक बहुत सारी अस्थिरता और अनिश्चितताएं रही हैं, इस सेवा में आने के बाद वह अनिश्चितताएं भी समाप्त होंगी। ऐसे पक्षों का यहाँ पर समावेश कीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि नया व्यक्तिगत विवरण पत्रक आपको इस प्रकार से भर करके प्रस्तुत करना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व का सकारात्मक मूल्यांकन करने का अवसर भी देगा और यहां से जो पूछे जाने वाले प्रश्न है आपके इंटरव्यू में एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं रोल भी प्ले कर सकते हैं आपके चयन में। तो मुझे लगता है इसे सुनने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको इस फॉर्म को भरने में इससे सुविधा हो जाएगी। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।